औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री की 10th क्लास के पहले चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर रिगार्डिंग properties of forward and reverse section and the macroscopic characteristics of chemical equilibrium state के वाले से था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है प्रॉपर्टीज का, फॉरवर्ड एक्शन की क्या खसूसियात है और रिवर्स एक्शन की क्या खसूसियात है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऐसा केमिकल रिएक्शन जो मूव करता है लेफ्ट टू राइट और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ज्यादा होती है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। फिर अगर हम रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन क्या है? रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो कि मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसमें प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स बनाती हैं और इनिशियली क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, तो रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में इजाफा होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी क्या होगा, उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा। दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है ये हमेशा क्लोज सिस्टम में वास कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही कोई चीज बाहर से अंदर आए और ना ही अंदर से कोई चीज बाहर जाए, ऐसे सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी कांस्टेंट हो जाती है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम हासिल करना चाहते हैं तो हम आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स और आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, किसी तरीके से भी हम उसको हासिल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब एंड कैन बी अचीव अगेन अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर की वही हम कंडीशंस बहाल कर दें तो हम दोबारा से क्या हासिल कर सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा से हासिल की जा सकती है। दैट वाज द all points which we have discussed later on. आज का जो हमारा पॉइंट है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द गोल्डबर्ग एंड डिवॉल्व इन 1869 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, उसकी क्या स्टेटमेंट है। देखेंगे दी रेट एट विच a substance react is directly proportional to the concentration, to the molar concentration of the substance, to the active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration
concentration of reacting substances। देखेंगे जो लॉ ऑफ एक्सेशन है वो हमें क्या बता रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो रिएक्ट करने की जो रफ्तार है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी रिएक्ट करने की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्टिव मास क्या है। इसमें एक्टिव मास का लफ्ज आया तो देखेंगे एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास बेसिकली इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम किस में जाहिर करते हैं, एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाहिर करेंगे। और एक्टिव मास के जो यूनिट्स होते हैं, एक्टिव मास के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप स्टेटमेंट की तरफ वापस आए कि स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। अब आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन की अगर हम डिस्कस करें, कि केमिकल रिएक्शन को सामने रख के इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कि एक हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A प्लस B, they will react to form C plus D। अब किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट, मतलब ये एक सब्सटेंस है, लॉ ऑफ एक्सेशन कहते हैं कि इसकी रिएक्ट करने की रफ्तार इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन जितनी ज्यादा इसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा इसकी रिएक्ट करने की रफ्तार। और रिएक्शन पूरा डेफिनेटली पूरे रिएक्शन में ये दोनों सब्सटेंस आ जाएंगे, तो रिएक्शन मीन फॉरवर्ड है या रिवर्स। रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट आप जानते हैं, इट इज मल्टीप्लिकेशन या उसको हासिल ज़र्ब कहते हैं, दो चीजों को आपस में ज़र्ब खा जाना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखेंगे अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, अब एक फिर आपको स्टेटमेंट बता दूं कि द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। कोई जो रफ्तार है जिसपे क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन की रफ्तार वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनके जो प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जरा इस रिएक्शन देखिए, हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है उस पर ये हम बात करेंगे, उस पे लॉ ऑफ एक्सेशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है A plus B, they will react to form C plus D. Here the A and B are reactants and C and D are products. A और B क्या चीज है, reactants है, C और D क्या है, products है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा वो आप जानते हैं वो फॉरवर्ड होगा, और जो राइट टू लेफ्ट आएगा वो आप जानते हैं कि वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इनिशियली सबसे पहले हमने क्या करनी है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन। अब इनकी मोलर कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस।
अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन-कौन से हैं? A एंड D। अब इनका हमने क्या ले लिया? प्रोडक्ट। अब देखिए दोनों के दरमियान कोई इलामत नहीं है, तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक when there are no symbol between the two substances या two things then they will multiply with each other। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए जरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं बराबर हो जाता है किस चीज के? Kf into the molar concentration of A into the molar concentration of B। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा दिए? कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वलिटी। इस कांस्टेंट क्या है? Kf क्या चीज है? देखिए Kf है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। Kf को हम क्या कहते हैं? It is the forward rate constant। अब हम आ रहे हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे। तो देखिए जरा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के मुताबिक कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। So rate of reverse reaction is directly proportional to the molar concentration of C into the molar concentration of D। C और D क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। अब हमने यहाँ पे दोबारा क्या करना है? साइन लगाना है इक्वलिटी का, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? Kr का नाम दे दिया। Kr क्या चीज है? Kr इज रिवर्स रेट कांस्टेंट। Kr को हमने क्या नाम दे दिया है? इट इज द रिवर्स रेट कांस्टेंट। अब हम देखिए कि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो भी लिख दिया है, रिवर्स रिएक्शन का रेट भी लिख लिया है। अब आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। Rf represents the rate of forward reaction and R represents the rate of reverse reaction। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिख लेते हैं, वो क्या हमने लिखा, और ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए इक्विलिब्रियम की हालत में। तो अब देखिए Kf is into molar concentration of A B is equal to the Kr into the molar concentration of C and अब देखिए बच्चे के Kf कांस्टेंट है, Kr भी क्या है? कांस्टेंट है, और ये मोलर कंसंट्रेशंस क्या है? वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो अब हमने क्या करना है? कांस्टेंट को अलग कर दिया, वेरिएबल्स हमने क्या कर लिए? अलग कर दिए। अब देखें Kf और Kr हम कहते हैं एक और कांस्टेंट के बराबर है। Kf और Kr एक और कांस्टेंट के बराबर है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kf ओवर Kr ये किसके बराबर है? Kc के। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या चीज है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो Kf ओवर Kr बराबर हो जाएगा किसके? Kc के। और Kc फिर किसके बराबर है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द रिएक्टेंट्स। देखिए C और D क्या है? प्रोडक्ट्स है, A और B क्या है? रिएक्टेंट्स है। So we can say that the equilibrium constant is the ratio between the molar concentration of the products over the molar concentration of the reactants। अब जरा हम इस बात को, ये हमारा लॉ ऑफ मैस रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मैस
डिराइव करेंगे। अब एक रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम उसके लॉ ऑफ एक्सेशन को अप्लाई करते हैं। और आपको इसमें बहुत बात जो इंपॉर्टेंट है केसी के हवाले से, वो मैंने आपको बतानी है कि केसी क्या है। देखिए कि केसी की बात करने से पहले हमने एक जनरल रिएक्शन ले लेना है। जनरल रिएक्शन में देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, एक बात आप लोगों ने याद रखना है, यहां पे हम लफ्ज इस्तेमाल करने वाले हैं कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगर आप देखें कि केमिकल स्पीशीज से पहले जो चीज होती है वो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, और दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। वो किस चीज को जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करते हैं। तो लॉ ऑफ मैस सेक्शन में जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक बात याद रखेंगे आप लोग कि हम जो कोएफिशिएंट्स हैं दे विल बी रिटन एज द रेज टू पावर, ये रेज टू पावर लिखे जाएंगे। तो देखिए जरा हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, but A raised to power A and B raised to power B, and because these small a and B are coefficients, ये क्या चीज है, coefficients है, and these coefficient basically explains the number of moles in a balanced chemical equation। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें रिमूव करना है तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट KF। KF मैंने बता दिया कौन सा कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। कौन सा है जी, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अब यहां हम रिवर्स रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चीज के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power C and D raised to power D। और ये हम फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इक्वलिटी, और कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा एक, उस कांस्टेंट क्या है, KR। KR से क्या मुराद है, मैंने भी आप लोगों को बताया, इट इज द रिवर्स रेट कांस्टेंट, दैट इज directly proportional to the concentration of reactive substances। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रफ्तार रेट किया, रिवर्स का भी रेट किया, नाउ द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब कौन सी स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, बराबर हो जाएगी किस चीज के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है किस चीज के, रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार अभी हम लोग लिख चुके कि वो क्या है, और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा कि F into the molar constant of A raised to power A and B into raised to power B, and is equal to the KR molar constant of C raised to power C and D raised to power D। अब अगर आप देखें तो KF को हम KR को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द C raised to power C, D raised to power D over A raised to power A and B raised to power B। Now KF over KR is equal to another constant, KF over KR किसी और कांस्टेंट के बराबर है। वो कांस्टेंट यहाँ मैंने अभी आप लोगों को बताया, इट मीन द KC। क्या होगा जी, KC होगा। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power C, D raised to power D over A raised to power A into the molar concentration of B raised to power B। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन लेकर एक एक्सप्रेशन को उसके ऊपर हमने लॉ ऑफ मैस सेक्शन का डिराइव कर लिया। अब जरा
हम एक और केमिकल इक्वेशन के जरिए, एक और एग्जांपल के जरिए इस बात को मजीद एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर हो जाए रिगार्डिंग द लॉ ऑफ मैस सेक्शन। हम एक इक्वेशन लेने लगे, ये जनरल रिएक्शन था। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें क्या होगा, इस तरीके से उस पे हम लॉ ऑफ मैस सेक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है N2 plus O2, they will react to form 2NO। आप देखेंगे रिएक्टेंट्स ये है, ये प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट टू लेफ्ट रिवर्स रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मैस सेक्शन अगर हमें अप्लाई करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है, हम इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली कि इट विल बी इक्वल टू द Kf इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O। अब देखिए कोएफिशिएंट्स का जहां ताल्लुक है, देखिए 1 एग्जिस्ट करता है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 है ही, ठीक है। तो इसीलिए इनके कोएफिशिएंट्स मौजूद है और 1 होते हैं। हम इनको कंसीडर करेंगे, जब अगर हमें पावर प्लस करने का टाइम आएगा तो इनको कंसीडर करेंगे कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। फिर देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड हमने लिख लिया, नेक्स्ट आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बराबर होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि R इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज़्ड पावर 2। अब रेज़्ड पावर 2 क्या है, ये 2 इसका कोएफिशिएंट है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल, सो इट विल बी रिटन एज रेज़्ड टू द पावर। नाउ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की हालत आ गई है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किस चीज के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो गई है, तो हमने ये एक्सप्रेशन, ये फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन है, ये रिवर्स का है, हमने इसको क्या करना है, इक्वल कर देना है। अब जब इक्वल करेंगे तो देखिए क्या है, Kf into the concentration of N2 into the concentration of O2 is equal to the Kr into the molar concentration of NO raised to power 2। अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, ये रिवर्स रेट कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, इनको हम अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो क्या होगा, NO raised to power 2 over N2 into the O2। Then आप जानते हैं कि F over Kr that will equal to the another constant, it is known as the Kc। इसको हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं। Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc के लिए एक्सप्रेशन यही हो जाएगा, Kc will be equal to the molar concentration of NO raised to power 2 over molar concentration of N2 into the molar concentration of, right? It is all about the law of mass section। अदर एग्जांपल्स इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम किस तरह यूनिट्स डिराइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स व्हेन वी अप्लाई लॉ ऑफ मैस सेक्शन। तो यहाँ तक हमारी बातें आज की मुकम्मल हो जाएंगी। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने आज लॉ ऑफ मैस सेक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फर्स्ट चैप्टर, वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। और लॉ ऑफ मैस सेक्शन है क्या, वो हमें किस चीज को एक्सप्लेन करता है, बेसिकली लॉ ऑफ मैस सेक्शन एक्सप्लेन द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब देखेंगे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये लॉ ऑफ मैस सेक्शन रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है किस चीज के, रेट ऑफ रिएक्शन की और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। हमने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिराइव करेंगे यूनिट्स को और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने
अपने बच्चे अपने घर के अंदर ये सारे पॉइंट्स इसको रीड आउट भी कर लेना टेक्स्ट बुक से, और डिफरेंट एग्जांपल्स आपके टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज में दी गई है, आपने उनको लाजमन उसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है लॉ ऑफ मैसेशन। फॉर एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, किसी सवाल के लिए किसी मुश्किल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर दिए गए, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।